नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। थॉमस एल फ्रीडमैन बड़ा नाम है, न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट हैं, उनके रिपोर्टर रहे हैं और इनकी किताबें, इनकी रिपोर्ट्स बहुत चर्चा का विषय रही हैं। और उनका आज एक कॉलम आया है और बड़ा लंबा चौड़ा कॉलम लिखा है उन्होंने। करीब 1350 वर्ड्स हैं उस कॉलम में। ये है सामने आपके, या इस यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये है ये कॉलम और इस ये 1350 वर्ड्स हैं। इसमें पहले हम बताते हैं आपको कहा क्या गया है। इसका जो मेन जो बात कही गई है इसमें, वो मेन बात ये है कि ये जो संघर्ष है ईरान और इजराइल के बीच, इसे वो ईरान, रूस, चीन और पश्चिम के बीच, मतलब ईरान, रूस, चीन वर्सेस वेस्ट, इनके बीच लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नैरेटिव खड़ा करते हैं फ्रीडमैन। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि उनका मानना है, जो नैरेटिव ये खड़ा करते हैं, इस नैरेटिव में फ्रीडमैन ये स्थापना देते हैं कि जो वेस्ट है वो लोकतंत्र की बात करता है और जो ये तीन देश है, ईरान, रूस और चीन, ये तानाशाही की प्रवृत्ति के लोग हैं और ये तानाशाही को बढ़ावा देते हैं। और इसको इन्होंने इस नैरेटिव पर खड़ा करने की कोशिश की है पूरे संघर्ष को। इनका ये इसकी अगर पूरे जांच करें, पूरे उसके, दरअसल इतना सिंप्लीफाइड नैरेटिव दिया है। एक ये लोकतंत्र बनाम तानाशाही वाला, इनका कहना है कि रूस, ईरान और उनके सहयोगी तानाशाही और दमनकारी व्यवस्था के पक्षधर हैं, जबकि पश्चिम यानी अमेरिका, यूरोप और इजराइल लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम एक एक पॉइंट उठा करके फिर इस पर असलियत क्या है इसकी भी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट यह है लोकतंत्र बनाम तानाशाही। अब अगर आप देखें तथ्य क्या है, तथ्य यह है कि खुद अमेरिका और पश्चिमी देश दशकों तक, आज भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान के जनरल को बुला के लंच कराते हैं और फ्रीडमैन लिख रहे हैं साहब ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सऊदी अरब उनका सबसे खास दोस्त है। और भी बहुत सारे इस तरह के देश आपको मिल जाएंगे जहां पर अमेरिका जो जो उसका रवैया रहता है, उस रवैया में कहीं डेमोक्रेसी। आप देखिए इजराइल को लेकर के, इजराइल इस समय भी गजा में जो कुछ कर रहा है, क्या वो कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत आता है? वो क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत आता है? वो क्या मानवता में भी, मानवता, अगर अगर मानवतावादी व्यक्ति है, वो उस तरह की चीज को कैसे सहन कर सकता है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है? डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात हो गई। बेसिक आप इंसानियत की बात करते हो तो इजराइल को आपको उसकी निंदा करनी ही पड़ेगी, और अगर आप ताकतवर हैं तो इजराइल को रोका जाना चाहिए। अगर रोकने की ताकत है तो आपको रोकना चाहिए। लेकिन अमेरिका उधर आंख बंद रखता है और इस समय भी कोई बात नहीं करता। और थॉमस एल फ्रीडमैन के बारे में बताएंगे, इन्होंने अपने आर्टिकल में भी कोई बात नहीं की, जबकि इस समय नरसंहार चल रहे हैं, लोग खाने की लाइन में लगे होते हैं, राशन की लाइन में लगे होते हैं, वहां पर इजरायली फोर्सेस गोली चला रही है। ये समझ लीजिए। और अमेरिका का प्रो डेमोक्रेसी पूरा आप देखिए कि अमेरिका का वीजा अगर आपको चाहिए इस समय, तो अपने देश में अभी इस तरह की खबरें आई, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे अभी भी चल रही हैं कि आप अपना जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उनको जरा सैनिटाइज कर दीजिए, नहीं तो वो सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेंगे और उसके बाद आपको मुश्किल हो जाएगी अगर आपने फलस्तीन या ऐसा जो भी इस तरह की चीजें, उनमें कहीं कोई आप सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं क्या कि फलस्तीन के लोग जिनका संहार किया जा रहा है, जिनको जिनको जो तड़प रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, बीमारी से तड़प रहे हैं, और जब उनके पास खाने की सामग्री आती है और वो लोग उसके लिए लाइन लगाते हैं, उसके आसपास दौड़ते हैं,
तो इजरायली फौजें उन पर गोली चलाती और अमेरिका चुप रहता है। तो ये अब इसी तरह से आप दूसरी जगह देखें, अफगानिस्तान में क्या किया अमेरिका ने, लीबिया में क्या किया, सीरिया में क्या किया, लेबनान में क्या किया, इन सब जगहों पर क्या किया। और बात थॉमस एल फ्रीडमैन कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी बनाम ऑटोक्रेसी है। तो ये जो नैरेटिव इनका है, ये पहला पॉइंट ये कि ये जो नैरेटिव, ये बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल जो रियलिटीज हैं उनको छुपाने का काम करता है। जो चेंजेस चल रहे हैं उनको दबा रहा है। और जो है, जो वेस्ट का जो रोल इस समय है, उस रोल की जिस तरह से जितना क्रिटिकल तरीके से देखा जाना चाहिए, थॉमस एल फ्रीडमैन से उम्मीद जितने क्रिटिकल तरीके की जाती है वो कतई क्रिटिकल नहीं है, बल्कि वो उसकी तारीफ, मतलब वो जो जो चीजें जमीन पर हैं उनको दरकिनार करके उन पे मिट्टी डाल करके तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, उन्होंने अपने पूरे इस कॉलम में ईरान को एक विलन के तौर पर रखा है कि ईरान एक विलन है। और फ्रीडमैन इस कॉलम में ये कहते हैं कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाला, आतंकवाद का समर्थक और पश्चिम के खिलाफ है। पश्चिम के खिलाफ होना कोई जुर्म नहीं है। पहली बात, वो अपना मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, वेस्ट एशिया में है, और वेस्ट एशिया में वो पश्चिम के खिलाफ है या प्रो पश्चिम है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन ये कहना कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाला है, तो कहां उसने अस्थिरता फैलाई है। और जो जिस देश के सपोर्ट में फ्रीडमैन खड़े हैं, इजराइल, इजराइल क्या कर रहा है ये देखने की जरूरत है। कौन अस्थिरता फैला रहा है। और आतंकवाद का समर्थक, आतंकवाद दरअसल जब अमेरिका उन्हीं चीजों को करता है तब वो आतंकवाद नहीं होता है। वो अलकायदा को खड़ा करता है, और अलकायदा का इस्तेमाल अगर वो अफगानिस्तान में करता है तो वो आतंकवाद नहीं है। वो तालिबान खड़ा करता है, तालिबान का इस्तेमाल करता है, तो वो आतंकवाद नहीं है। लेकिन अगर दूसरी फोर्सेज उसी तरह के काम करें तो वो आतंकवाद। ये दोहरा चरित्र जो है, ये दरअसल जो वेस्ट का दोहरा चरित्र है, फ्रीडमैन भी उससे बच नहीं पा रहे। जबकि फ्रीडमैन को ये क्योंकि वो एक बड़ी वॉयस है, वो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी लिखी हुई बातों का दुनिया में फर्क पड़ता है, दुनिया की सरकारों पे फर्क पड़ता है, अमेरिका की सरकार पे फर्क पड़ता है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस कद के कॉलमनिस्ट को जब कोई चीजें लिखनी चाहिए, भाई या तो ठीक है आप प्रोपेगेंडिस्ट हो सकते हैं, लेकिन थॉमस एल फ्रीडमैन को प्रोपेगेंडिस्ट के तौर पर कम से कम मैं नहीं मानता था। लेकिन आज जब उनका आर्टिकल पढ़ा तो ऐसा लगा कि अरे ये तो मतलब खुला खुला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपने नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जैसे अब यही बात उन्होंने कही कि आतंकवाद और इसके समर्थक है ईरान। तो ईरान के चारों ओर सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, लगातार आर्थिक प्रतिबंध है। इजराइल हमेशा खुलेआम उसके खिलाफ, अमेरिका खुलेआम कार्रवाई की धमकी देते रहते हैं, अब तो कर ही दिया है। अब ये बताइए कि अगर वो रिएक्ट करता है, कहीं कुछ करता है, तो वो उसकी तरफ से उसे अटैक माना जाना चाहिए या उसकी तरफ से अपने डिफेंस में की गई कार्रवाई मानी जानी चाहिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई मानी जानी चाहिए, या ये माना जाना चाहिए कि साहब ये तो आक्रामक है, तो हमलावर है, ये तो हमला कर रहा है। जैसे ईरान इस समय जो कर रहा है उसे क्या माना जाना चाहिए, आप खुद सोचिए। और दूसरी तरफ आप सऊदी अरब, यूएई का रोल क्या रहता है, जो उनके दोस्त हैं अमेरिका के। यमन युद्ध में सऊदी अरब, यूएई की भूमिका क्या रही, सीरिया में क्या रही, लेबनान में क्या रही, और जो सऊदी और फ्रांसीसी लोगों ने दखल दिया उसे नजरअंदाज क्यों करते हैं। ये सवाल है। और ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या, भाई आपने अटैक किया, जनरल्स की हत्या,
वैज्ञानिकों की हत्या, साइबर हमले, सीरिया ईरान में ड्रोन स्ट्राइक, ये सब चीजें क्या है? तो इनको सीरिया इराक में जिस तरह का, ये सब चीजें क्या है? लेकिन इस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। तो एक तरह से फ्रीडमैन अपने आर्टिकल में ईरान को विलन दिखा करके जो वेस्ट की ये कार्रवाई है, इनको पूरी तरह से जायज ठहराते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ये लोग, दुनिया को एक ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं, दुनिया में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और ये जो है ये विलन है ईरान। ऐसे ही तीसरा ये है कि पावर डायनेमिक्स जो है, उस जो इस समय दुनिया में जिस तरह से पावर शिफ्ट का वो चल रहा है, उसको छुपाने का काम फ्रीडमैन करते हैं इस आर्टिकल के जरिए, उसको दबाने का काम करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रीडमैन इस तरह के कॉलमिस्ट हैं कि जिनके लिखे का असर जो दुनिया के ताकतवर लोग हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, दूसरी देश, मतलब जियो पॉलिटिक्स पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जियो पॉलिटिक्स पर अगर इम्पैक्ट पड़ता है और वो जब इस तरह की बात लिखते हैं, तो फिर एक सवाल उठना लाजमी। फ्रीडमैन का कहना है कि सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के रिश्तों को क्षेत्र की स्थिरता और प्रगति के लिए जरूरी है। मतलब सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका, ये आपस में इनके अच्छे रिश्ते इस पूरे क्षेत्र की प्रगति के लिए जरूरी है। अब ये बताइए आप कि जितने सर्वे आ रहे हैं अमेरिका में, दूसरी जगहों पर, और इवन अरब में भी, अरब देशों में एक बड़ा जनता का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के खिलाफ है, इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ के साथ गठजोड़ करने के खिलाफ है। उसको फ्रीडमैन नहीं देखते हैं। इन इन ये जो वहां के शेख हैं, इन शेखों पर, ये शेख जो जनता का दबाव महसूस करते हैं, उस जनता के दबाव की बात फ्रीडमैन करते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं उसको। और इन्होंने कभी सऊदी अरब जो है या फलस्तीन के मुद्दे पर तो खैर बात ही नहीं करते। फलस्तीन के सवाल को सुरक्षा के चश्मे से देखना, क्या न्याय, मानवाधिकार, मतलब जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ की पूरी तरह से अनदेखी नहीं है क्या? कि आप उसको सिक्योरिटी के हिसाब से, फलस्तीन ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है और आप उसे सिक्योरिटी के हिसाब से देखते हैं। मतलब जो इजराइल जो कुछ कर रहा है उसे जस्टिफाई करते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, और ये करना फ्रीडमैन को शोभा नहीं देता है। तो एक तो ये, और कुल मिलाकर के आप देखें तो इस गठजोड़ को जिस तरह से वो मॉरल एक जामा पहनाते हैं, ये है क्या? ये मॉरल जामा क्यों पहना रहे हैं वो क्या सत्ता, जो जो पावर बैलेंस है, और जो 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 कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट लॉबी है, जो जो पूंजी है, क्या उसका खेल खेल रहे हैं फ्रीडमैन? डायरेक्टली उसका खेल खेल रहे हैं कि क्या? मैं फ्रीडमैन को कोई ये नहीं मानता हूं कि वो एंटी कॉर्पोरेट्स हैं, एंटी जो इस तरह की लॉबीज हैं उनके, लेकिन एक रेशनल, एक 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 जुडिशियस, ऐसे जर्नलिस्ट के तौर पर, ऐसे कॉलमिस्ट के तौर पर मैं जरूर देखता। अब फ्रीडमैन प्रोपेगेंडा कर क्यों रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। फ्रीडमैन अच्छा, वो उसमें जस्टिफाई करते हैं, इस प्रोपेगेंडा को जस्टिफाई करते हैं। वो जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि वो स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी के लिए, मतलब ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, दिस विल लीड टू दिस स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान इतने दिनों से अमेरिका के साथ है, और अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर के लिए दबाव कभी क्यों नहीं बना पाए हो? इराक में इतने दिनों तक सब किया, इराक में डेमोक्रेसी लाना था, सद्दाम हुसैन उनको ऑटोक्रेटिक, उनको तानाशाह घोषित किया था, सद्दाम हुसैन को फांसी दी, सब किया, लेकिन वहां डेमोक्रेसी कहां गई? क्यों नहीं डेमोक्रेसी है इराक में? क्यों नहीं डेमोक्रेसी है अफगानिस्तान में? कहां गई डेमोक्रेसी?
पाकिस्तान में जो आप उसको लंच कराते हैं जनरल को, जबकि आप सोचिए कि ट्रंप को क्या जनरल को लंच पर बुलाना चाहिए था? क्या जनरल को अपने बराबर एक हेड ऑफ स्टेट का दर्जा, हेड ऑफ गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाना चाहिए था, जबकि वो ऑफिशियली उस, जैसे मुशर्रफ जब उन्होंने खुद हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, तो उस समय बात समझ में आती। लेकिन ये जनरल तो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां एक सो कॉल्ड, जैसे भी हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। उसके रहते हुए अगर अमेरिका का राष्ट्रपति जनरल को लंच पर बुलाता है, क्या इसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज में और डेमोक्रेसी में भरोसा कहा जाएगा, विश्वास कहा जाएगा? तो ये बातें करना कि डेमोक्रेसी अमेरिका लाना चाहता है और डेमोक्रेटिक जो तौर तरीके हैं और डेमोक्रेसी है, लोगों का जो राय है, लोगों में मतलब उनका भरोसा इन सब चीजों में है, ये कहना सिर्फ बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर ये कहा जाता है और इतने बड़े कॉलमिस्ट के द्वारा कहा जाता है, तो इसके अर्थ तो निकाले ही जाएंगे। ये पूरी तरह से जो मल्टीपोलर दुनिया है उसकी बात जिक्र कहीं नहीं करते हैं। वो सिंपल अमेरिका वर्सेस ईरान, रसिया एंड चाइना। भैया ब्राजील भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और भी कई देश हैं, इंडोनेशिया भी है। सारे जो है वो एक अलग तरह की दुनिया इस समय इवॉल्व हो रही है, दुनिया शेप ले रही है। और ऐसा नहीं है कि फ्रीडमैन उसको देख नहीं रहे हैं, फ्रीडमैन उसको समझते ना हो, फ्रीडमैन उसको रियलाइज ना करते हो, फ्रीडमैन हर चीज को समझते होंगे। वो हमारे समय के शार्पेस्ट माइंड्स में से माने जाते हैं एंड ये काम कर रहे हैं। और एक और खास बात, मतलब जो बहुत ही सिंप्लीफाइड नैरेटिव एक दे दिया है कि साहब ये लड़ाई जो है लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है। अब ये कर क्या, ये इतना सिंप्लीफाइड नैरेटिव दे देने का मतलब क्या हुआ? सर, जो बड़ी जो फोर्सेज, हिस्टोरिकल फोर्सेज जो इस समय एक्टिव हैं, जो शेप ले रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको धीमा करने, उनको इस तरह का काम फ्रीडमैन का कॉलम के जरिए और ये जो पश्चिमी हस्तक्षेप जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, पश्चिम परेशान दिखाई दे रहा है इन जो पावर शिफ्ट हो रहा है इसकी वजह से, ये जो पश्चिम की परेशानी है, इस परेशानी को छिपाने दबाने का काम फ्रीडमैन का ये कॉलम इस बार कर रहा है। और इसको मैं इसलिए भी कहूंगा, अगर आप देखें तो इराक का जो इन्वेजन था उसमें फ्रीडमैन ने क्या कहा था और क्या चीजें हुई, क्या फैक्ट्स थे और फ्रीडमैन ने क्या कहा था, अब चीजें हमारे सामने क्या है, वहां से अगर आप देखें तो फ्रीडमैन पर और भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इन्होंने 5 जनवरी 2003 को इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, The right reason for this year is for the United States to partner with the Iraqi people to bring about a progressive regime change that would help transform the Arab world. हुआ क्या? NYT में लिखा था राइट वॉर फॉर द राइट रीजन्स, ये उसका हेडलाइन था, राइट वॉर फॉर द राइट रीजन्स, और ये बात लिखी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? दूसरा, 26 फरवरी 2003 को उन्होंने एनवाईटी में अपना लिखा द मॉर्निंग आफ्टर, इस हेडिंग से शुरू लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, कोट में दे रहा हूं, वी नीड टू गो इनटू इराक विद आवर आईज वाइड ओपन with a plan for the morning after and with as much international support as possible. Friedman repeatedly warned that the US needed a solid plan for post-war Iraq. He stressed the importance of international legitimacy and nation building. लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं। फिर आप आइए, 30 नवंबर को लिखा इन्होंने द चैंट नॉट हर्ड, इस हेडलाइन से,
what we are going to find out is whether the next 6 months will be the most important 6 months in Iraq since the war. And Friedman became famous for repeatedly saying that the next 6 months would be crucial for determining if Iraq would succeed. वो 6 महीने कभी पूरे ही नहीं हुए. एंड ऐसे ही आप एक और इराक एट द टर्निंग पॉइंट 4 अगस्त 2004 को लिखा इन्होंने. The administration's arrogance combined with its incompetence has turned what could have been a manageable occupation into a disaster. यहां पर भी ये बात ठीक कहते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से उसे ट्रीट किया उसकी वजह से डिजास्टर हो गया, बट इनका कहना है ये मैनेजेबल ऑक्यूपेशन हो सकता था. एंड इसी तरह से और उस समय इन्होंने जबरदस्त तरीके से इराक के मामले का सपोर्ट किया और इनकी स्थापना ये थी कि इराक का इन्वेजन के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में एक डेमोक्रेसी की लहर आ जाएगी, इसलिए ये बिल्कुल जायज है, ये करना बिल्कुल सही हुआ है. लेकिन ना तो डेमोक्रेसी आई, ना चीजें नॉर्मल हुई. इराक में ही डेमोक्रेसी नहीं आई, अरब वर्ल्ड तो छोड़ दीजिए, और दूसरी और जगहें खतरनाक होती चली गई. ये जो चीजें सामने हैं वो ये हैं. ये साथ में उसको जोड़ते हैं, आपको ये जोड़ देते हैं इस पूरे मामले को उससे. इनका कहना है कि जैसे यूक्रेन पर जो हमला हुआ ब्रिटेन में बता रहा हूं, रूस ने किया, तो रूस का जो हमला है, रूस का हमला और यहाँ ईरान का हमला, ये सब एक ही तराजू पर तौल देते हैं. दरअसल इनका कहना कि वेस्ट वर्सेस, मतलब वेस्ट की डेमोक्रेसी वर्सेस जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं, इनके बीच का संघर्ष है ये. इज इट सो? क्या आपको लगता है इनके बीच का संघर्ष है? आप रूस को घेरने का काम इस तरह से करेगा वेस्ट कि हम उसके बिल्कुल बॉर्डर पे जा करके खड़े हो जाएं कि यहां तक नाटो आ जाएगा और रूस कुछ नहीं बोले. क्या ये संभव है? अभी पिछले दिनों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जयशंकर ने मुझे लगता है कि पेरिस में कही. उन्होंने कहा कि जो वेस्ट है, वेस्ट रूस की जो थिंकिंग है, रूस जिस तरह से यूरोप को देखता है, रूस के जो कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न्स को वेस्ट ना तो समझता है, ना वो जिस तरह से वेस्ट को देखता है या यूरोप को देखता है, उस तरह से उससे बिल्कुल अलग 180 डिग्री पे जाकर के यूरोप रूस के लिए यूरोप को देखता है, और ये बड़ी प्रॉब्लम है. तो ये जो बात है, मैं इस बात से जयशंकर की सहमत हूं कि, और वेस्ट दरअसल किसी भी चीज, जैसे ये भी जो बात कह रहे हैं डेमोक्रेसी और दुनिया भर की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी और वो किताब, उसका नाम था, मैं आपको उस किताब के बारे में, हाँ, इस किताब का नाम था फ्रॉम बेरूत टू यरूशलेम. और इसमें जो इन्होंने लेबनान और पूरे इलाके में घूम घूम कर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग की थी, उसके अनुभवों, उन एनेक्डोट्स के आधार पर एक किताब थी. और इस किताब में जो बातें उन्होंने कही हैं, जो उनकी समझदारी दिखाई देती है, वो आज के कॉलम में वो समझदारी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इवेपोरेट हो गई हो, है ही नहीं कहीं. इनको उस समय ये अपनी इनकी किताब में जो बात एक्चुअली जो चीजें निकल के आती हैं, उसको पढ़ने के बाद वो खास चीजें के निकल के आती कि मध्य पूर्व बहुत जटिल है और बहुत ही विविधता भरा है, इसको समझने की जरूरत है. इनका कहना है इस किताब में जो चीज निकल के आती वो ये कि पश्चिम के नजरिए से मध्य पूर्व को समझ पाना, मिडिल ईस्ट को समझ पाना और यहाँ की डाइवर्सिटी को समझ पाना आसान नहीं है. मध्य पूर्व की राजनीति, समाज और संघर्षों को सतही नजरिए से नहीं समझा जा सकता है. ये बात उसमें, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं ये, इनका कहना है कि मिडिल ईस्ट के जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो आइडेंटिटी, रिलीजन और नेशनलिज्म से गहराई से जुड़ी हैं.
इजराइल फलस्तीन संघर्ष और लेबनान का सिविल वार में ये तत्व निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज जब वो बात कर रहे हैं तो ये अपनी समझदारी उनकी इस समय नहीं दिखाई देती है। दूसरा इनका कहना है कि एक तो संवादहीनता, जो डायलॉग नहीं है, या और एक मिसट्रस्ट जबरदस्त तरीके का कायम है मिडिल ईस्ट और वेस्ट के बीच में। ये एक और बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इन गलत ये बात वो उससे निकल के आती है उनकी किताब से। उन्होंने कहा कि इजराइल और अरब देशों के बीच के जो साइकोलॉजिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल जो जो खाइयां हैं, उन खाइयों को जब तक समझा नहीं जाएगा तब तक उनको भरा नहीं जा सकता, और अगर उन्हें भरा नहीं जाएगा तो फिर जो चीजें चल रही हैं इसी तरह से चीजें वेस्ट यहां आकर के जो इंटरवीन करेगा, उस इंटरवीन करने से चीजें अच्छी होने की जगह खराब होती चली जाएंगी, जो दिखाई दे रहा है। एंड इनका ये भी कहना है कि वेस्ट का जो इंटरवेंशन होता है यहाँ पर, जिस भी तरह से वो करते हैं, चाहे वो मिलिटरीली करें, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पे करें, चाहे जैसे भी करें, वो इंटरवेंशन हमेशा जो है यहाँ की रीजनल जो इश्यूज हैं उनको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और ये हम सब लोग देख रहे हैं, और इन्होंने दरअसल ये पूरी किताब जो है वो इजराइल, मतलब लेबनान और इजराइल में जो उन्होंने रिपोर्टिंग करते हुए अपने समय मिडिल ईस्ट में बिताया है, उसके अनुभवों, उसके उन्हीं सबको उन्होंने कलमबद्ध किया है इसमें। तो ये एक जो शिफ्ट क्या कहें इसे, दरअसल जैसे हमारे यहाँ तो ग्रुप में सारी चीजें हो रही हैं भाई, पूरा का पूरा मीडिया, नोएडा का मीडिया जो है वो एक सुर में बात कर रहा है, बढ़िया। लेकिन अमेरिका में कम से कम अभी बचा, फिर भी चिंता की बात यह है कि थॉमस एल फ्रीडमैन जैसा इंटेलेक्चुअल अगर इस तरह की बात कर रहा है, प्रोपेगेंडा का काम कर रहा है वेस्टर्न मीडिया, वो क्या ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है, जो ट्रंप जिस तरह से उनकी जो पॉलिसीज हैं, क्या फ्रीडमैन इन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं? दरअसल मागा को सपोर्ट करना या इस तरह किसी चीज को सपोर्ट करना, ये डेमोक्रेसी, ये वो लोग नहीं कर सकते हैं जो डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं। मागा जिस तरह से है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए मुझे लगा कि ऐसे मौके पर जब दुनिया एक बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और मिडिल ईस्ट जो एक बड़े विस्फोट तो हो ही गया, आप ये कहें, एक मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर चीजें कंट्रोल नहीं हुई या चीजों कहीं कोई गड़बड़, तनिक सा गड़बड़ हो गया तो वर्ल्ड वार की तरफ भी चीजें जा सकती हैं। ऐसे खतरनाक मोड़ पर जब खड़ी है दुनिया, तब वो इस तरह की स्थापनाएं दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा इस पर बात की जानी चाहिए। पता नहीं कोई बात करेगा नहीं करेगा, बट मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पर लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहिए कि फ्रीडमैन क्या कर रहे हैं, क्या उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतनी ही बात। नमस्कार, जय हिंद।